रियल एस्टेट कोरोना की मार से पूरी तरह से उबर चुका है। ये हम नहीं बल्कि 2022 के आंकड़े बता रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया ने दूसरी छमाही की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 रियल एस्टेट के लिए शानदार साबित हुआ है और अभी भी रियल एस्टेट में शानदार तेजी बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 8 शहरों में घरों की बिक्री 9 साल के टॉप पे है, तो वहीं ऑफिस सेगमेंट में ट्रांजैक्शन सालाना आधार पर 36% तक बढ़ा है। घरों की बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी एनसीआर में देखी गई है। एनसीआर में सालाना 67% बिक्री बढ़ी है। तो वहीं दाम की बात करें तो सभी प्रॉपर्टी मार्केट में कीमतें 4 से 7% तक बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस मार्केट के लिए सबसे ज्यादा बेंगलुरु और एनसीआर को पसंद किया जा रहा है। बेंगलुरु में 1,45,000 वर्ग फीट, तो वहीं एनसीआर में 89 लाख वर्ग फीट के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। 2022 के शानदार आंकड़े हैं। जो रफ्तार 2022 में दिखी है वो 2023 में भी दिखने के पूरे आसार हैं। ये साफ साफ तौर पर रिपोर्ट कहती है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 2023 में भी रियल एस्टेट के लिए अच्छी डिमांड रहने की पूरी गुंजाइश है। न सिर्फ मेट्रो शहरों में बल्कि देश के टियर 2 मार्केट्स में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। 2022 में नागपुर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर जैसे जो शहर हैं उनमें रियल एस्टेट ग्रोथ इंजन के तौर पर सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद ये है कि 2023 में रियल एस्टेट डिमांड में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ सप्लाई साइड भी मजबूत नजर आ रही है। 2023 में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने की उम्मीद है। 2023 में न सिर्फ डिमांड और सप्लाई बेहतर रहेगी बल्कि प्रॉप टेक यानी कि प्रॉपर्टी टेक का इस्तेमाल भी खूब बढ़ने की संभावना है। 2022 में ही लोगों ने 3D व्यू और वर्चुअल टूर जैसी फैसिलिटीज का खूब इस्तेमाल किया है, बढ़ाया है। 2023 में भी प्रॉप टेक में नए इनोवेशंस आने की लगातार उम्मीद है। और इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब जुड़ चुके हैं। गुलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी शानदार इकोसिस्टम जो है और पिक्चर जो है वो पेश करती है नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट। मेन जो है इंपॉर्टेंटली जो मुझे लगता है कि जो पेंट अप डिमांड हमने 2022 में देखी, जो एक खासा पेन पॉइंट रहा है रियल एस्टेट का, वो पेंट अप डिमांड 2023 में भी जारी रहेगी। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, किस तरह की सेहत बयां कर रहा है ये डेटा सर? आपने जो पेंटअप डिमांड की बात से शुरुआत की है, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो पेंटअप डिमांड लोगों ने पूछा कि आप इसे किस तरह डिफाइन करते हैं। बहुत आसान जवाब है कि पिछले तकरीबन 6-7 साल से, इवन कोविड से 4-5 साल पहले, रियल एस्टेट की हालत काफी नाजुक चल रही थी। होम सेल्स बहुत ही कम हो रहे थे और लगातार गिरती चली जा रही थी। और दूसरी ओर आपकी इकोनॉमी बरकरार थी, अच्छी बन रही थी, ऑफिस ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, अच्छा खासा ओवरऑल जॉब क्रिएशन हो रही थी, लेकिन होम सेल्स पिकअप नहीं हो रहे थे। तो वो जो 4-5 साल थे और उसके बाद कोविड भी आया, कोविड के दरमियान लगातार तकरीबन कम से कम 10 से 15 हजार सालाना मकान कम बिकते दिखाई दिए थे। और उस कारण से हम जो पेंटअप डिमांड को आंक रहे हैं वो तकरीबन 2.5-3 लाख का तो पेंटअप डिमांड ही बना हुआ है। तो अगर इस साल 2022 में हमने तकरीबन 25-30 हजार या 1 लाख के आसपास मकान ज्यादा बेचे भी होंगे अलग अलग शहरों को मिलाकर, तब भी हमारे पास कम से कम अगले 3-4 साल का पेंटअप डिमांड आज भी मौजूद है। तो ये एक बहस ये सामने आई है कि पेंटअप डिमांड की कमी ना होने के कारण अगले चंद साल अच्छे गुजरेंगे। हालांकि दूसरी तरफ होम लोन इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी भी देखी गई है, लेकिन कंज्यूमर पिछले 4 महीनों में उसका कोई असर लेते दिखाई नहीं दिए। एब्सोल्युटली। और घरों की बिक्री भी जो है वो 9 साल के टॉप लेवल पर है। आपने कहा कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं, खास तौर से जो इन्वेंट्रीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। हालांकि आपने कहा कि पेंटअप का एक बड़ा बैकलॉग हमारे पास ऑलरेडी है। 4-5 साल तक हमको लगातार इसी तरह की पिक्चर देखनी होगी, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। लेकिन 2023 किस तरह की ब्रॉडर पिक्चर पेश कर रहा है एक आम कंज्यूमर के लिए, होम बायर के लिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रिपोर्ट बता रही है कि 7 से 10% तक घरों की जो लागत है वो भी बढ़ी है, कॉस्ट भी बढ़ी है। तो 2023 कैसा रहेगा सर? अगर कॉस्ट आगे बढ़ती है तो फिर क्या वही मूड, वही मोमेंटम रहेगा घर खरीदने का? देखिए, हम इस वक्त
सीधे सीधे बात कर लें अफोर्डेबिलिटी की। अफोर्डेबिलिटी का जो मुद्दा है, इसके ऊपर 2 मिनट अगर हम गौर करें तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए काफी सुविधा होगी मामला पूरी तरह से समझने में। और वो यूं है कि जहां एक तरफ होम लोन इंटरेस्ट की कीमतों में पिछले 6 महीने में लगातार 4 तकरीबन बढ़ोतरियां आ चुकी हैं, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी हद तक स्टेबल रहा है। मतलब ये कि जब वॉर शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो ये समझा गया था कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छुएंगी और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एक बहुत बड़ा असर देखने को आएगा। लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोलियम को की कॉस्ट को लेके इतना बेहतरीन एक समा देखा गया है कि जहां दूसरी तरफ लोगों को पेट्रोल की कीमतों से लेके दिक्कत हुई है, भारतवर्ष में इसका कोई इफेक्ट देखने नहीं मिला। और उसका सीधा साधा इफेक्ट रियल एस्टेट कॉस्ट पर भी आया है कि जो एक तरफ अटकलें लगाई जा रही थी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाएगी, दर हकीकत ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले 2-3 महीनों में या तो स्टेबल रही है या चंद परसेंटेज पॉइंट गिरी है। और दूसरी ओर रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी इस चीज का बखूबी अंदाजा हो चला है कि उनके ट्रांजैक्शंस, उनके सेल्स, उनकी बिक्री का सारा दारोमदार इसी पर है कि मकान अफोर्डेबल बने रहें, लोग उसे अफोर्ड कर पाएं, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। तो उस जो रफ्तार को, मकानों के बेचने की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए डेवलपर को अंदाजा हो गया है कि प्राइस को बुरी तरह ना बढ़ाया जा सकता है। तो अंदाजन 4 से 6% की जो बढ़ोतरी पिछले साल हुई है, वो ये बता रही है कि आज भी अफोर्डेबिलिटी बरकरार है। हालांकि एक तरफ होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसके बावजूद भी मकान आज भी अफोर्डेबल बने हुए हैं। और यही एक और जो उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के जो चंद एक होम लोन इंटरेस्ट रेट में भी शायद थोड़ी बहुत और बढ़ाई होगी आरबीआई के चंद और एक अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन इसके बावजूद अफोर्डेबिलिटी आज भी बरकरार है। उसका एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि मुंबई को छोड़ के तकरीबन सारे ही शहर जो हैं, जो बाकी के 6 या 7 इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये तमाम 20 से 25% के अफोर्डेबिलिटी रेंज में बने हुए हैं, जो बहुत बहुत अफोर्डेबल है। मुंबई एक वाहिद शहर है जहां 50-52% के आसपास अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन मुंबई जैसे शहर के लिए वो भी पिछले बार देखा गया है कि 70-75% तक की अफोर्डेबिलिटी तक भी लोग खरीद लेते हैं मकान। और ये एक चीज हमें पूरा कन्विक्शन दे रही है, ये आश्वासन दे रही है कि आगे चल के 2023 में भी मकानों की बिक्री इसी तरह बरकरार रहेगी जैसे 22 में देखी गई है। अच्छा, अब ठीक है, अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हम छोड़ दें, थोड़ा सा जो बड़े शहर हैं उनको छोड़ देते हैं। हालांकि आप बता रहे हैं कि हर जगह, सिर्फ कोलकाता को अगर छोड़ दें, वहाँ पर थोड़ा सा कोलकाता में बिक्री घटी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मेन बात ये है कि चाहे वो ज़्यादा कीमत की बात हो, चाहे महंगे ब्याज की हो, उसके बावजूद जो है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर एक आम शहरी, जो खास तौर से छोटे शहरी हैं, टियर 2, टियर 3 के शहर के लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी किस हद में रहेगी, उनके लिए अफोर्डेबल है क्या? क्या आप सलाह देंगे 2023 में कोई अगर मकान का निवेश करना चाह रहा है या अपने रहने के लिए खरीदना चाह रहा है, तो उसके लिए मुफीद है साल 2023? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो शायद आपने एक रेफरेंस देके छोड़ दिया कि निवेश, हमारा आपको मशवरा, सारे आपके ऑडियंस को, आपके सुनने वालों को मशवरा ये है कि रियल एस्टेट को, खास तौर से रेसिडेंशियल को, मकान को एक निवेश के तौर पर ना देखा जाए। क्योंकि पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जो लोगों ने इसमें निवेश किया है वो बड़े मायूस रहे हैं, लेकिन जिनको खुद अपना घर खरीदना है उसके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। उन तमाम लोगों के लिए जो अपना घर अपनी रिहाइश के लिए खरीदना चाह रहे हैं, ये मौका अब भी बरकरार है। 2022 में काफी होम लोन इंटरेस्ट रेट को लेके उतल फुतल मची है, लेकिन 2023 अब स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। प्राइस की अगर बढ़ोतरी 4-5%, 6% बढ़ती भी है, तो फिर भी वो इन्फ्लेशन के दरों से नीचे है। तो आज भी ये बरकरार है, ये माहौल बना रहा है कि आप अगर खुद अपने रिहाइश के लिए मकान खरीदना चाहते हो, तो 2023 भी आपके लिए 2022 जैसा ही सहूलत के साथ बना रहेगा। तो हमारी सभी से यही एक मशवरा सबसे रहेगा, अगर अपना मकान खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल गो अहेड, और आपके लिए सही वक्त है। अच्छा, ये बात हो गई मकानों की। अब हम देख रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं वहां पर लोग अब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। अब वो अपनी छोटी छोटी दुकानें लेना चाहते हैं, ऑफिसेज लेना चाहते हैं। हम देख रहे हैं, इस बार आप बता रहे हैं कि तमाम भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद जो ऑफिस स्पेस डिमांड है वो भी शानदार रही है।
तो 2023 ऐसे लोगों के लिए जो अपना नया कारोबार चलाना चाहते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हैं, ऑफिसेज खोलना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? डिमांड तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन डिमांड के साथ साथ कहीं रेट्स तो नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए, अब ऑफिस जहां तक सवाल है कमर्शियल स्पेस का, ये पिछला 2022 का साल पिछले हिस्टोरिक तारीखी तौर पर शायद ये दूसरा साल है जहां पर हमने इतनी रिकॉर्ड बिक्री या इतनी रिकॉर्ड अब्जॉर्प्शन देखी है। इससे पहले, कोविड से पहले 60 मिलियन स्क्वायर फीट की जो अब्जॉर्प्शन हुई थी, उसके बनिस्बत 52 मिलियन हिस्टोरिकली दूसरे नंबर पर इतनी बेहतरीन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 2023 में हालांकि ये ग्लोबल जो सिनेरियोस छाया हुआ है, चाहे वो ग्लोबल रिसेशन की बात कर लें या जो वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर अब भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई है, तो इन सारी चीजों का असर ऑफिस मार्केट पर दिखाई देगा, क्योंकि हमारा ऑफिस मार्केट आज भी दुनिया के सारे मुमालिक से आज भी जुड़ा हुआ है। काफी सारा आउटसोर्सिंग का, स्पेशली आईटी वगैरह का काम जो है आज भी हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों से, यूरोप से और अमेरिका वगैरह से आता रहता है। उस वजह से ऑफिस स्पेस पर थोड़ी सी प्रेशर दिखाई देगी, लेकिन इसका सीधा साधा जो असर है वो हमारे लोकल डिमांड पर है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे मेक इन इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट होता रहेगा, उसके लिए शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि चूंकि डिमांड इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो प्राइस राइज या रेट इंक्रीज हमें इतना ज्यादा होता हुआ नहीं दिखेगा। तो वो सारे जो इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा माहौल है। 2023 में हम रेंट इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शायद डिमांड जो हमारा करंट 2022 का रहा है उसके बनिस्बत 2023 में थोड़ा कम होता दिख रहा है। शायद 45-46 मिलियन के आसपास का आंकड़ा हम देख रहे हैं, जो शायद 2023 का प्रोजेक्शन हम जिसे बता रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है जो ऑक्यूपायर के हक में जाती है, जो स्पेस जिन्हें इस्तेमाल करनी है उनके हक में डायरेक्टली जाती है, और उनके लिए शायद ये अच्छा मौका रहेगा कि जहां रेट ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक सर, अब मेरा एक आखिरी सवाल है। मैंने हालांकि पूरी डिटेल्स में ये वो सेगमेंट नहीं पढ़ा, या शायद इस बात का जिक्र भी ना हो, कि जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं और जहां पर लोग फंसे हुए हैं, क्या उनका जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, क्या वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ बचे हुए कुछ, अगर कोई तस्वीर अगर इस तरह की हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सालों से डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, बिल्डर्स भी फंसे हुए हैं, कंज्यूमर्स भी फंसे हुए हैं, तो वो उस मोर्चे पर कुछ आपको दिख रहा है कि तेजी आई है, या 2023 किस तरह का रहने वाला है? बैकलॉग क्लियर्स होंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज से तकरीबन 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसबीआई के अंतर्गत वो स्वामी नाम की एक स्कीम शुरू की, जो इस तरह के सारे फंसे हुए मकानात को मुकम्मल करने के लिए एक सेपरेट फंड कायम किया गया, और स्वामी के अंतर्गत काफी जबरदस्त एक्टिविटीज हुई हैं। पिछले 2 सालों में हमने कई सारे ऐसे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होता देखा है। काफी बड़े बड़े मकान, कई हजारों मकानों को हमने मुकम्मल होता देखा है। अब ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पिछले कई सालों से इकट्ठा होता चला आया है। तो शायद ये साल 2 साल में पूरी तरह से सॉर्ट आउट ना हो पाए, लेकिन इसकी रफ्तार काफी सेटिस्फैक्ट्री रही है, काफी हमें इत्मीनान बख्श रही दिख रही है। और ये कि आज की तारीख में कम से कम 70-75 प्रोजेक्ट पर स्वामी ऑलरेडी रेजोल्यूशन मोड में आया हुआ है और सॉर्ट आउट किया चला जा रहा है। आगे बढ़ते हुए भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट स्वामी का जो स्वामी फंड का जो एक्सपांशन है उसे नजर में रखते हुए अगले बजट में हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी फंड को, इसकी राशि को और बढ़ाएगी, ताकि इसका फायदा और कई सारे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को मिल पाए। लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू काफी खूबसूरत जो नजर आया है वो यूं है कि चूंकि ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी सुधार पैदा हुआ है पिछले साल भर के अंदर, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो सेल्स ना होने की वजह से या दामों में गिरावट आने की वजह से अटके पड़े थे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर एक रिप्राइव मिला है, एक रास्ता उनके लिए खुला है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद ब खुद मुकम्मल होने के करीब आ रहे हैं। डेवलपर्स को चूंकि प्राइस बढ़ने शुरू हुए हैं, थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट सेल्स वेलोसिटी में हुआ है, बिक्री की रफ्तार बढ़ी है, तो इसकी वजह से काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कई सालों से अटके पड़े हुए हैं उनको थोड़ी थोड़ी सहूलत अब मिलती हुई दिख रही है। तो एक तरफ तो जो ओवरऑल कुदरती तौर पर एक माहौल खुला है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो स्वामी की मैं बात कर रहा था
और तीसरी तरफ ये दोनों को मिला के कुछ डेवलपर्स में हिम्मत बंधी है, कमर बंधी है उनकी कि बस अब वक्त आ गया है, अच्छा वक्त है, तो जो प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। तो 2023 जहां से हम देख रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसमें से कई सारे प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हुए हैं उनके लिए रेजोल्यूशन 2023 में मुकम्मल होता दिखाई देगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गुलाम जिया साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और इस रिपोर्ट पर तफसील से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।